तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूपीएससी उड़ान। और आज हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस का डिस्कशन करेंगे 20 मई के न्यूज़पेपर का। ठीक है, तो मैं सिर्फ निहित किशोर, और आप जैसा आज देख सकते हैं इमेज में मराठा आरक्षण की बात यहाँ पे कही गई है। तो बेसिकली मराठा आरक्षण जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे आज का एडिटोरियल जो था। तो चलिए लेट अस बिगिन द डिस्कशन। ये आर्टिकल न्यूज़ में आपको मिला एडिटोरियल में, इंटरप्रिटेशंस विच इम्पीड अ जस्ट सोशल ऑर्डर। तो एक जस्ट सोशल ऑर्डर को क्या कर रहा है, इम्पीड कर रहा है, जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अभी किया है। आखिर क्या इंटरप्रिटेशन उससे निकाला है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे जजमेंट में, हम लोग उसके बारे में बात करें। तो अगर सबसे पहले हम लोग इस पर्टिकुलर न्यूज़ को देखें तो ये किस जगह पर आकर फिट बैठेगा, जो ये है क्या सिलेबस, सिलेबस में वो कहाँ पर आएगा। सिलेबस में आप अगर इसको देखेंगे तो जो रिजर्वेशन है वो एक तरह से कहीं ना कहीं हम लोग फंडामेंटल राइट की तरह भी यूज़ करते हैं। तो रिजर्वेशन की बात अगर करें तो ये राइट्स है हमारा, तो आपको प्रीलिम्स में राइट्स इश्यूज में ये आ जाएगा और मेंस में भी पॉलिटी का पार्ट होगा फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस का प्लेसमेंट इसका होगा जीएस पेपर 2 में। टेक्स्ट क्या है, बिकॉज अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आपको पता है क्या है, 5 और मोर जजेस जब होते हैं किसी भी बेंच में और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देख रहे हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोलते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का जो है उसने क्या किया था हाल ही में जो बेसिकली महाराष्ट्र का स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट था 2018 का, जो फेमसली किसके नाम से जाना जाता है, मराठा रिजर्वेशन एक्ट या मराठा कोटा एक्ट, जिसमें कि मराठा को भी एज अ अदर बैकवर्ड क्लास के अंदर ट्रीट करने की बात ये कही गई थी और उनको रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। बट इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था सुप्रीम कोर्ट, उसने क्या डिक्लेयर कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कि दिस इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल और वैलिड। ठीक है, इस जजमेंट का डिटेल अगर हम लोग देखें तो द जजमेंट इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग 3 प्राइमरी फाइंडिंग। 3 चीज जो है सुप्रीम कोर्ट ने ढूंढा है जिसके ऊपर इनका ये जजमेंट बेस्ड था। सबसे पहला कि कोर्ट ने ये कहा कि जो मराठा कम्युनिटी है इट डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो अगर आप इसको कनेक्ट करोगे पॉलिटी के आर्टिकल 16 क्लॉज 4 से तो आप ये समझ पाओगे कि उसमें लिखा हुआ है कि जो स्टेट है वो क्या कर सकती है, स्पेशल प्रोविज़न कर सकती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, किन के लिए, फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। तो ये मराठा कम्युनिटी जो है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं फिट बैठते हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो उनका था, उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि जो कि इंदिरा साहनी केस, जो कि हमारे रिजर्वेशन से रिलेटेड जो सबसे मेजर केस है जिसको फेमसली मंडल केस भी बोलते हैं, इस केस में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ये बोल चुकी है कि जो रिजर्वेशन है वो अपर लिमिट रिजर्वेशन का कितना है, 50%। तो इससे ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो कोई भी रिजर्वेशन जो 50% से ज़्यादा होगा वो क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड। और तीसरा जो आर्ग्यूमेंट है सुप्रीम कोर्ट का वो ये है कि जो 102nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ अभी, 102nd अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एक्ट का जो इंटरप्रिटेशन किया इस अमेंडमेंट एक्ट का सुप्रीम कोर्ट, उसने बोला इसके अमेंडमेंट में, इस अमेंडमेंट एक्ट का जो मैं इंटरप्रिटेशन करता हूँ उसमें जो राज्य हैं यानी स्टेट्स जो हैं इनको अपने हिसाब से जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको ग्रुप करने का जो कोई राइट नहीं है। सो कोर्ट नोटेड दैट स्टेट गवर्नमेंट्स हैड नो इंडिपेंडेंट पावर टू डिक्लेयर अ ग्रुप एज अ बैकवर्ड क्लास बेस्ड ऑन इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस अमेंडमेंट। तो ये 3 चीज़ के ऑब्जर्वेशन के बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना जजमेंट दिया था। बट इस जजमेंट के कुछ कंसर्न्स हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो आज न्यूज़पेपर में आया ये बेसिकली कंसर्न्स को हाईलाइट कर रहा है, ये क्या क्या कंसर्न्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर जजमेंट के। अगर हम लोग देखें तो लिमिट ऑफ रिजर्वेशन की बात करें, सबसे पहले कि जो 50% की बात हो रही है लिमिट ऑफ रिजर्वेशन, दैट हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। मतलब ये आपने मंडल केस में बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला मंडल केस में कि हाँ जो 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। आर्टिकल 16(4) और 15(4) जो कि रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं वहाँ पे ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं लिखा हुआ है कि इट शुड नॉट एक्सीड 50%। तो ये पहला कंसर्न है, जो आप जिस चीज़ की बात कर रहे हो कि लिमिट लगाना है, वो लिमिट तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है, वो आपके जजमेंट पे बेस्ड है टोटली। ठीक है, दूसरा आ जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग जब इसका है ही नहीं, ठीक है,
तो आप ये जो पावर जो दिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट को 16 क्लॉज 4 और 15 क्लॉज 4 के अंदर, उसको आप कैसे कर्टेल कर सकते? अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बैकिंग होता तो डेफिनेटली स्टेट के पास पावर्स नहीं होते, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन का ही बैकिंग नहीं है तो आप क्यों ये पावर उनसे छीन रहे हो? ठीक है। देन अगेन अगर बात करें, दूसरा प्रो कंसर्न क्या है, इट इज़ अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग सब्सटैंटिव इक्वालिटी। सब्सटैंटिव इक्वालिटी क्यों हम बात यहाँ पे कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है जो रिजर्वेशन है वो क्या है, आरक्षण आखिर है क्या? तो रिजर्वेशन इज बेसिकली अ टूल टू ऑब्टेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्सटैंटिव इक्वालिटी, क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इस बात को मानता है कि हमें कहीं ना कहीं क्या करना है, हमें ना कहीं सोशल जस्टिस, जो हम लोग प्रियम्बल में बात करते हैं, जस्टिस किस तरह का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इन सारे केसेस में जस्टिस प्रोवाइड करने की बात हो रही है। दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं हम लोग सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात कर रहे हैं अल्टीमेटली, जो संविधान में हमारा दिया हुआ है। तो रिजर्वेशन एक टूल है इस चीज़ को अचीव करने का, क्योंकि जो भी अंडर प्रिविलेज हैं, जो लेस प्रिविलेज हैं, उनको बराबर मौका मिलेगा। उस लेवल क्या कहते हैं, एक ये प्लेटफॉर्म पर वापस लाना, हर किसी को एक लेवल पे लाना, उसके लिए रिजर्वेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जजमेंट क्या कर सकता है, इट कुड इम्पीड द एबिलिटी ऑफ स्टेट्स टू सिक्योर अ जस्ट, यानी जस्टिस फॉर सोसाइटी, यानी सोशल ऑर्डर का एक जो मेंटेन करने का जो पावर था स्टेट्स का, उसको कर्टेल कर सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है। तीसरा कहने का मतलब है कि स्टेट्स के पावर जो है उसको भी कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है, यहाँ पे कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है या फिर अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। किन केसेस में? इन डिटरमाइनिंग द बैकवर्ड क्लासेस। आपको पता है कि जो कैटेगरी, जो कम्युनिटीज़ हैं हमारे यहाँ, उसमें हर स्टेट में यूनिफॉर्मिटी नहीं देखी गई है बैकवर्डनेस को लेकर। तो स्टेट्स, अलग स्टेट्स में अलग कैटेगरी के जो कास्ट और लोग हैं वो क्या है, वो बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं। तो ये जब तक स्टेट्स का रिकमेंडेशन इस पर अगर नहीं लागू किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से हमें इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो क्या क्या कर रहा है, और एक और क्या कंसर्न आपको देख सकते हो कि कुछ कम्युनिटीज़ के राइट्स को ये ख़त्म कर रहा है। तो अभी तक क्या हुआ था, अभी आप इस चीज़ पे अगर ध्यान दो, ठीक है, कि अभी तक होता क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ईच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोड्यूस सेपरेट लिस्ट डिक्लेयरिंग कम्युनिटीज़ जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो दोनों का लिस्ट आता था, सेंटर का और स्टेट का। As a result, the backward communities that were kept out of the central list were entitled to reservation at least for those posts and seats under the control of state government। कहने का मतलब है कि जो भी कम्युनिटी इस लिस्ट में नहीं आ रही थी, वो एटलीस्ट स्टेट के जितने जॉब्स है उनके लिए स्टेट लिस्ट के थ्रू रिजर्वेशन प्रोवाइड तो हो जा रहा था। But the recent judgment which says that the state government cannot exercise the right of classifying communities as backward may lead to scenario where deserving communities might lose the benefits offered by reservation। कहने का मतलब ये है कि अगर जब सुप्रीम कोर्ट ये इंटरप्रेट कर रहा है कि जो ये जजमेंट है, ये जजमेंट में के अकॉर्डिंग स्टेट के पास कोई पावर नहीं है, नो पावर टू डिक्लेयर अ कम्युनिटी एज बैकवर्ड। तो मतलब ये कि कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं वो क्या कर देंगी, उन वो दे माइट लूज द बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय रिजर्वेशन। क्योंकि पहले क्या होता था कि सेंट्रल लिस्ट में अगर कोई कैटेगरी, कोई कम्युनिटी नहीं रहती थी, तो वो स्टेट लिस्ट में अगर है तो स्टेट के जॉब्स में उनको फ़ायदा मिल जाता था। अब यहाँ पे अगर इंटरप्रिटेशनल एरर की बात करें जो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से हम लोग निकाल सकते हैं, तो वो देखिए हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग इस आर्टिकल के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया है उसमें क्या एरर्स हैं, जो लिमिटेशंस है, उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। तो द बेंच सीम्स टू हैव ओवरलुक्ड एट लीस्ट टू एसेंशियल फैक्टर्स, इसमें इन ऑब्जर्वेशन ऑफ 102nd अमेंडमेंट एक्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द स्टेट्स हु हैव द राइट टू डिटरमाइन बैकवर्ड क्लास। तो आर्टिकल 342A जो ऐड हुआ था इस अमेंडमेंट एक्ट से, इट क्लियरली मेंशंस द टर्म सेंट्रल लिस्ट डिफरेंशिएटिंग इटसेल्फ फ्रॉम द एग्जिस्टेंट स्टेट लिस्ट। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रोविजन वाज इंटेंडेड टुवर्ड्स द कैटेगराइजेशन ऑफ ग्रुप्स एज बैकवर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन टू पोस्ट एंड सीट्स अंडर यूनियन गवर्नमेंट्स कंट्रोल ओनली। द सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन द सीम्स लाइक इम्पिंजिंग ऑन द प्लेन मीनिंग ऑफ टर्म सेंट्रल लिस्ट। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो सेंट्रल लिस्ट को डिफ्रेंशिएट किया गया था एग्जिस्टिंग स्टेट लिस्ट से, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लिटरल इंटरप्रिटेशन कर दिया है सेंट्रल लिस्ट का और कहा है कि इसी में सारे अब चेंजेस जो हैं वो हो सकते हैं, इन चेंजेस, इसमें चेंजेस जो हैं वो अलाउड नहीं हो पाएगा। बट वर्ड यूज किया गया है सेंट्रल लिस्ट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द एग्जिस्टेंट स्टेट लिस्ट, बट स्टेट लिस्ट के अंदर भी तो चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है।
वो कहने का मतलब है कि इसको बिल्कुल लिटरली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इंटरप्रेट कर दिया कि सेंट्रल लिस्ट में ही सिर्फ अब चेंजेस हो पाएंगे, जो स्टेट की लिस्ट थी वो वैसी की वैसी जो थी वो रहेगी। ठीक। सेकेंड थिंग, जो यूनियन मिनिस्ट्री थी सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के देखती हैं, उनके उनका जो डिबेट था, पार्लियामेंट का डिबेट था जब ये अमेंडमेंट एक्ट आ रहा था, उन्होंने बार बार ये कहा था कि दिस चेंजेस did not intend to limit the powers of states in any way. So they have already argued this कि ये जो भी चेंजेस हम लोग लेकर आए हैं, सेंट्रलिस्ट अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग स्टेट के पावर को किसी भी तरह से कम कर रहे हैं या लिमिट कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी उन्होंने जस्टिफाई कर रखा। और क्या कंसर्न हो सकता है? इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्यों नहीं होगा बताता हूँ। देखो, फेडरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? सेंटर, स्टेट बोथ ऑटोनोमस इन देयर ओन फील्ड, अपने एरिया में दोनों एकदम इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस का इंटरप्रिटेशन है, इट इज डिस्पोजेसिंग द स्टेट्स फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द पावर टू डिटरमाइन बैकवर्ड क्लासेस, विच गोज अगेंस्ट द वेरी एसेंस ऑफ फेडरलिज्म। मतलब स्टेट के पावर को अगर आप कर्टेल कर रहे हो विद सेंटर, देन इट इज अगेंस्ट फेडरलिज्म। बहुत सिंपल। इसीलिए ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट ये जजमेंट है। और हमें पता है कि फेडरलिज्म हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, एसआर बोमाई केस। तो बेसिक स्ट्रक्चर का ये पार्ट है, तो ये आप वायलेट नहीं कर सकते। ठीक है। अल्टीमेटली व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस आर्टिकल ऑफ दिस न्यूज़पेपर, दैट this interpretation which Supreme Court gave seems to be against values of equality and federalism, and it did not consider the integral aspects of Indian democracy. Also, अभी रिसेंटली हुआ क्या, यूनियन गवर्नमेंट हैज राइटली फाइल्ड अ पिटीशन टू रिव्यू द जजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द लिमिट्स इट प्लेसेस ऑन द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स टू डिटरमाइन बैकवर्ड क्लासेस। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन किसने फाइल किया है? यूनियन गवर्नमेंट ने। तो यूनियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन फेवर ऑफ गिविंग स्टेट्स देयर ड्यू पावर्स। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं भी करती है तो भी सेंटर के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि दे कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और 102 अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था उसी में चेंजेस करके क्या करेंगे, स्टेट्स को पावर एक्सप्लिसिटली मेंशन करके वहाँ पे लिख देंगे कि दे हैव द पावर टू डिटरमाइन बैकवर्डनेस ऑफ। ठीक है, तो ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चूंकि मैटर इज सब जुडिस इन द कोर्ट, तो वी शुड वेट, बट डेफिनेटली वी कैन राइट एन आंसर। और ये आप जो टास्क है आपका, दैट इज that Supreme Court declared the Maratha quota to be unconstitutional as it violates the right to equality। ये सुप्रीम कोर्ट ने मराठा कोटा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला क्योंकि ये राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है। क्रिटिकली इवैल्यूएट, यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, नाउ वी कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन विल। ठीक है, सेकेंड आर्टिकल पे जाते हैं। ये भी एडिटोरियल के अंदर था, अ कोलाज ऑफ लॉज दैट लीव द वर्कर आउट इन द कोल्ड। ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? तो जो नया हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड आया है, ठीक है, उसका जो असेसमेंट किया गया इस पूरे आर्टिकल में कि क्या इसके जो प्रोविजंस है ये सच में वर्कर के फ्रेंडली है या नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस में अगर इसको प्लेसमेंट करेंगे तो GS 1 और 2 दोनों में आएगा। 1 में सोशल एम्पावरमेंट में, और सेकंड में जो वल्नरेबल सेक्शन के लिए हमारे पास जो स्कीम्स हैं उससे अंदर। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? तो कोविड-19 हैज़ लेफ्ट द इनफॉर्मल वर्कर्स, जो कि अभी हमारा वर्कफोर्स का 91% है, इनटू डीपर पॉवर्टी लेवल्स, एंड दे आर ऑल्सो विदाउट सोशल सिक्योरिटी नेट्स। वो क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं तो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स के अंदर वो लोग आते भी नहीं हैं। तो व्हाट द ऑथर हैज ट्राइड टू डू, द ऑथर ट्राइज टू light the issue of gaps in the social security code which has been enacted recently by union government। okay? तो अगर हम लोग बात करें तो इशू क्या है, तो ड्यू टू लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी लाइक फ्री बेसिक केयर इन पब्लिक क्लिनिक्स, फिर एल्डरली ओल्ड एज पेंशन, इंश्योरेंस, ये सारे चीज़ होने के कारण प्रॉब्लम क्या हुई है, कोविड-19 के कारण जो पुअरेस्ट सेक्शन है दे हैव बिकम वल्नरेबल टू, और ज़्यादा पोवर्टी के अंदर वो गिरे जा रहे हैं। ठीक है, एंड विदाउट अ मिनिमम इनकम गारंटी दे हैव फॉलन इनटू डेट ऑल्सो, एंड इट्स करेंटली एक्सप्लोडिंग अमॉन्ग द पुअर एज देयर इनकम्स कोलैप्स्ड। तो ये थ्रेट है, अभी ये प्रॉब्लम है कि ये इशू था। अब हम लोग जो है इस पूरे जो कोड है, सोशल सिक्योरिटी कोड जो हमारा है, वो हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज, ये कहाँ तक हेल्प कर रहा है, कहाँ तक नहीं कर रहा है। तो अगर इसमें गैप्स की बात करें तो ऑब्वियसली ये सितंबर में पास हुआ था, एंड इसमें ये हाईलाइट किया गया था कि अभी जो हेल्थ का बजट है
वो 1% GDP होने के कारण, दो इस साल बढ़ा है इस साल के बजट में, बट पिछले साल तक की मैं बात करूँ 1% ऑफ GDP होने के कारण जो वल्नरेबल सेक्शन है वो बहुत ही हेल्पलेस है। और इस साल जो GDP का कंट्रीब्यूशन बढ़ा भी है अगर, तो वो भी मोस्टली जो पैसे लगे हैं वो कहाँ गए हैं, वैक्सीनेशन में। तो बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, वो अभी भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक्सपेंडिचर बहुत कम है। ठीक है, तो बेसिकली सोशल सिक्योरिटी कोड जो 2020 है वो क्या कर रहा है, इट इज़ मर्जिंग एग्जिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी लॉज एंड इट अटेम्प्ट्स टू इंक्लूड इनफॉर्मल वर्कर्स। तो इनफॉर्मल वर्कर्स को ये कहीं ना कहीं इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है किसके अंदर, सोशल सिक्योरिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर। बट फिर भी कुछ गैप्स इसके अंदर हैं जो कि हम लोग देखेंगे, क्योंकि ऑथर क्या आर्ग्यू कर रहा है, ऑथर इज आर्ग्यूइंग दैट द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी रिमेन्स एन अनफुलफिल्ड एस्पिरेशन। मतलब कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड है, जो कि हम लोग अभी इस एक्ट के असेसमेंट में देखकर समझेंगे। यहाँ पर आपको एक बैकग्राउंड समझना है। हुआ क्या था कि 2002 में एक कमीशन बनी थी, सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर। इन्होंने सजेस्ट किया था, आपको बता दूं मैं आज से 4 साल पहले तक की हालत, इंडिया के अंदर कुल लेबर्स को रेगुलेट करने वाले 100 स्टेट लॉज थे और 40 के आसपास सेंट्रल लॉज थे। तो इस कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि इन सारे लॉज को क्लब करके कंसोलिडेट कर दिया जाए, जो एक तरह के लॉज हैं उन सबको एक साथ मर्ज किया जाए। तो अल्टीमेटली यूनियन गवर्नमेंट जो प्रपोजल लेकर आई वो 3 मेजर लॉज के अंदर सबको सब्स्यूम करने की बात हुई। सोशल सिक्योरिटी कोड जो है इट इज़ गोइंग टू रिप्लेस 9 लॉज, किससे रिलेटेड थे, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, इंश्योरेंस स्कीम, ये सब। उसी तरह इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड जो है वो जितने डिस्प्यूट ट्रेड यूनियन वाले एक्ट थे उन सबको सब्ज्यूम कर लिया अपने अंदर। ठीक है, एंड थर्ड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, ये भी 13 लेबर लॉज को अपने अंदर सब्ज्यूम किया। तो अब टोटल 3 हमारे लेबर कोड्स हैं, मेजर कोड्स, जो कि बाकी सारे लॉज उसके अंदर अब सब्ज्यूम हो गए हैं। तो ये सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर जो लॉज सब में सब्ज्यूम हुए हैं वो तो अभी हम लोग देख लेंगे। जो बाकी दोनों बचे हुए हैं, ये दोनों, इनके अंदर कौन कौन से एक्ट सब्ज्यूम हुए हैं वो आपका टास्क है वो बनाना है। ठीक है, तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो है वो 9 रेगुलेशंस और एक्ट्स को जो है अपने अंदर सब्ज्यूम कर रहा है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ एक्सचेंज, मैटरनिटी बेनिफिट, साइन वर्कर्स वेलफेयर, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, इन सबको अपने अंदर सब्ज्यूम कर चुका है। ठीक, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर बिल के साथ, इस कोड के साथ, कि जो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस के लिए एक कंडीशन था कि जो एम्प्लॉय का थ्रेशोल्ड होगा, यानी कि जो मिनिमम एम्प्लॉय रखना होगा उस कंपनी को, वो हटा लिया गया है। तो गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड दिस बेनिफिट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स। पहले था कि मिनिमम 20 लोग होने चाहिए, मिनिमम 25 लोग होने चाहिए, इसके लिए एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के लिए, बट अब ये कंडीशन जो है वो हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन अभी भी इस एक्ट के अंदर हर्डल्स क्या क्या हैं, तो देखो लिखा है कि इट प्रोपोजेज दैट बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विल फॉर्मुलेट स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। अब बना तो बोल दिया कि दोनों कानून बना सकते हैं, बट जब तक इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोऑपरेशन अगर नहीं इंश्योर कराया जाएगा तो ये आउटकम जो है वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ अगला इशू क्या है कि टू अवेल सोशल सिक्योरिटी, जितने भी बेनिफिट्स हैं उसको पाने के लिए जो इनफॉर्मल वर्कर है दे मस्ट रजिस्टर देमसेल्फ ऑन द स्पेसिफाइड ऑनलाइन पोर्टल, जो पोर्टल डेवलप सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। उसके बाद द एब्सेंस ऑफ डेफिनेट एंड अनएम्बिगुअस प्रोविजन इन द प्रेजेंट कोड वुड फर्दर कॉम्प्लिकेट अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। तो इन कोई डेफिनेट और प्रोविजन है ही नहीं, सारा कुछ अनएम्बिगुअस है, क्लियर नहीं दिया गया कि क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, वो नहीं मेंशन किया गया है। उसके बाद जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसके बारे में ऑलरेडी बहुत कम अवेयरनेस है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो डेली वेज अर्नर्स हैं उनके अंदर, जो मजदूरी करते हैं रोज दिहाड़ी वाले वो। और साथ साथ आपने क्या ऐड कर दिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो मोबाइल तक भी चलाना ठीक से नहीं लोगों को आता है, तो वो भी उनके लिए चैलेंज है एक। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स टू फर्निश ऑल डॉक्यूमेंट्री पेपर्स। डॉक्यूमेंट्री पेपर्स भी उनके लिए इकट्ठा करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ऐसे पेपर्स भी नहीं बना पाते हैं जो गाँव में दिहाड़ी कर रहे हैं। मोस्टली इसके रीज़न ये भी है कि बहुत सारे जो इसमें है वो फुटलूज कैजुअल वर्कर्स होते हैं, जो कि अपना लोकेशन मोस्टली चेंज करते रहते हैं। अब उनके कांस्टेंट मूवमेंट के कारण हाउ दे विल बी एबल टू प्रोवाइड लाइवलीहुड एंड इनकम डिटेल्स
बिकॉज सच रिक्वायरमेंट्स डेटर इन्फॉर्मल वर्कर फ्रॉम कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वो लोग क्या करते रहेंगे, हमेशा मूवमेंट करते रहेंगे, तो कैसे वो लोग अपना लाइवलीहुड और इनकम डिटेल शेयर करेंगे, और अल्टीमेटली इनको इसके कारण किससे बाहर होना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी के एम्बिट। ठीक है, क्या हम लोग देख सकते हैं इसमें सजेशन कि इंटर स्टेट का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इंटर स्टेट कोऑपरेशन का मैं बात नहीं किया गया, जब तक ये नहीं किया जाएगा तब तक दिक्कत होगी, क्योंकि विदाउट फॉर्मुलेशन ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इम्प्लीकेशन ऑफ दिस कोड वुड बी टू वेरिड अक्रॉस स्टेट। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग ये होगा, एप्लीकेशन इसका होगा। साथ साथ अगर इंटर स्टेट कोऑपरेशन नहीं देखेगा, जैसे अभी कंडीशन देखी गई थी जो माइग्रेंट लेबरर्स की, उसमें और प्रॉब्लम हो सकती है। जो यहाँ के मजदूर किसी और स्टेट में काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो सेंटर स्टेट के बीच में की लड़ाई और टसल के बीच में ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो पिस के ना रह जाए, इसकी ध्यान देना इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड दिस आइडेंटिटी शुड बी प्राइमल एंड ऑल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर शुड हैव बेसिक सोशल सिक्योरिटी कवरेज इररिस्पेक्टिव ऑफ लेबर मार्केट क्लासिफिकेशन। तो ये जो है वो बहुत मस्ट होगा इस पर्टिकुलर बिल के सक्सेस के लिए। कुछ बेनिफिट्स इसके अंदर अगर हम देख ले तो मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर क्या होगा, इसको भी यूनिवर्सल नहीं किया गया। तो पहली दिक्कत ये है कि ये भी यूनिवर्सल नहीं है। इसमें भी कंडीशन क्या किया है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि 10 एटलीस्ट एम्प्लॉय को रखे हों, वहीं पर ये अप्लाइड होगा। और दूसरी बात कि जो इस्टेब्लिशमेंट इसमें लिखा गया उसके अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की विमेन है दे आर करेंटली आउटसाइड द परव्यू ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का क्या है, इट रिमेन्स एप्लीकेबल टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर एम्प्लॉयज आर एम्प्लॉयड। तो अगेन ये भी क्या हो गया, जो 20 से कम वर्कर वाले ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है। ग्रेचुइटी पेमेंट की अगर बात करें तो इट शैल बी पेएबल टू एलिजिबल एम्प्लॉयज बाय एवरी शॉप और एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर। तो यहाँ भी यूनिवर्सल नहीं है। इट और बिकॉज ऑफ सच प्रोविजन इट स्टिल रिमेन्स अनएक्सेसिबल फॉर अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इनफॉर्मल वर्क। और कहा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं एक तरह का लॉस्ट अपॉर्चुनिटी था, ये सोशल सिक्योरिटी कोड जो हमारा है, बिकॉज इट कुड हैव बीन यूज टू फॉर्मलाइज द वर्कफोर्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या किए, हम लोग इस पर्टिकुलर में कहा से जा सकता है कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं। तो व्हाट दिस कोड remains, this code remains a collage of existing pieces of legislation without that interweaving thread of integration। कहने का मतलब कि हमने बहुत सारे एक्ट्स को एक साथ तो इकट्ठा कर दिया, बट इनके बीच का जो कनेक्शन है उसको नहीं जोड़ा, तो एक कोलाज की तरह ये रह गया। कंक्लूजन में हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी रिसेंटली ब्रिक्स की मीटिंग जो दिल्ली में है, जो कि इस बार किस पे फोकस कर रही है, लेबर पे, स्पेशली जो इनफॉर्मल लेबर है। तो ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि वो इसके लूपहोल्स को आइडेंटिफाई करके एक प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी किसको, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी इंडिया में प्रोवाइड करने की कोशिश कर। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल आपने देखा होगा वर्ल्ड वाले पेज में कि यूएस इज गोइंग टू वेव सैंक्शंस ऑन फर्म बिहाइंड रसियाज नॉर्ड स्ट्रीम 2। ठीक है, अब ये क्या केस है उसको समझेंगे हम लोग। पहले सिलेबस में ये कहाँ पे आएगा, जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन। तो यूएस गवर्नमेंट इज बेसिकली कंसिडरिंग, जो बाइडेन की नई गवर्नमेंट है, दे आर कंसिडरिंग टू वेव सैंक्शंस ऑफ ऑन द कंपनी बिहाइंड रसियाज नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन टू यूरोप। तो रसिया से क्या है, एक नॉर्ड स्ट्रीम जो है वो दूसरा नॉर्ड स्ट्रीम 2, ये पाइपलाइन कहाँ जा रही है, रसिया से जाती है बेसिकली जर्मनी। जो कंपनी इसके ऊपर काम कर रही थी उनके ऊपर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या लगा दिया था, सैंक्शंस लगा दिया था बिकॉज ऑफ रशिया। लेकिन बाइडेन गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, वो ये सैंक्शंस हटाने की हिंट दिया है उसने। बट ये माना जा रहा है कि अभी भी बाइडेन जो है ये पर्टिकुलर स्ट्रीम को अपोज कर रहे हैं, लेकिन दे हैड टू सेंड गुड सिग्नल टू जर्मनी जो कि उनका बहुत क्लोज अलाई है। ठीक है, और वो पहले हैम्पर हुआ था किसके कारण, डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के कारण। उसके साथ एक फ्रेंडली जेस्चर दिखाने के लिए ये जो वेव किया जा रहा है सैंक्शन, वो दिखा रहा है बाइडेन गवर्नमेंट, बट स्टिल दे आर अपोजिंग द नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। अब ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है क्या, तो पहले एक इमेज देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से हम लोग अगर बात करें, ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये जो अभी प्रपोज्ड है हमारा, तो आप यहाँ देख सकते हो देयर आर द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और जो ऑपरेशन में गैस पाइपलाइन है वो ब्लू और येलो वाले हैं। तो ये जो है वही नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है ये वाला पाइपलाइन जो है वो कहाँ से जा रहा है, रसिया से लेके जर्मनी तक। ठीक है, तो ये जर्मनी में जाएगा। तो
की पॉइंट्स अगर इसके बारे में देखें तो दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन पाइपलाइन विच विल रन अलॉन्ग ऑलरेडी कंप्लीटेड नॉर्ड स्ट्रीम 1 सिस्टम। तो ऊपर जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 था, एंड द टू टुगेदर विल सप्लाई एन एग्रीगेट ऑफ 110 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस टू जर्मनी पर ईयर। तो जर्मनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, ठीक है। एंड द पाइपलाइन फॉल्स इन जर्मन एंड डेनिश टेरिटरी, ठीक है। दिस वुड टेक द रशियन गैस टू यूरोप वाया जर्मनी अंडर द बाल्टिक। आप देख सकते हो कि ये यूरोप में जाकर किसकी, बाल्टिक सी के होते हुए ये जा रहा है कहाँ, यूरोप में जा रहा है। तो जर्मनी, रशिया का जो गैस है वो यूरोप पहुंच जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। तो रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और जर्मनी के लिए भी बहुत। लेकिन कंट्रोवर्शियल क्यों है? जब से ये प्लान किया गया था, इट हैज़ ड्रॉन क्रिटिसिज्म फ्रॉम यूएस। यूएस क्या मानता है? यूएस मानता है कि दिस प्रोजेक्ट वुड इंक्रीज यूरोप्स डिपेंडेंस ऑन रशिया फॉर नेचुरल गैस, दस बोल्डनिंग इट्स प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। हमारा जो कोल्ड वॉर जो आज भी पेपर पे है, ऑफिशियल नहीं अनऑफिशियली, दैट इज रशिया एंड यूएस, तो ये हमेशा चलता रहता है। तो उसमें ये यूएस को ये डर है कि जो ये पर्टिकुलर स्ट्रीम है इसके कारण रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी यूरोप की बहुत बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली इट विल स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। अभी करेंटली क्या सिचुएशन है, 40% जो गैस नीड्स हैं यूरोप का, वो अभी ऑलरेडी रशिया कैटर करता है। तो ये और ज़्यादा इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के ऑपरेशनल होने के बाद बढ़ जाएगा। साथ साथ यूक्रेन ऑल्सो हैज़ इशूज़ विद दिस प्रोजेक्ट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यूक्रेन को भी ये प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, ठीक है। कहीं ना कहीं इधर अगर हम बात करेंगे तो इनको भी प्रॉब्लम है इस चीज़। तो इसीलिए ये भी एक प्रॉब्लमेटिक इशू है कि यूरोप क्या चाह रहा है, यूरोप चाह रहा है कि यूएस चाह रहा है कि ये पर्टिकुलर, चूँकि यूक्रेन जो है वो यूएस का अलाई है, तो उसके कारण भी यूएस इसके खिलाफ है। साथ साथ यूक्रेन और रशिया के बीच का जो रिलेशन है, अभी न्यूज़ में भी हम लोग देख रहे हैं, 2014 से ही बहुत ज़्यादा टसल इनके बीच में है। तो अल्टीमेटली जो इस सिचुएशन के कारण भी यूएस क्या करना चाहता है, इस पर्टिकुलर पाइपलाइन को अपोज कर। And also, there is an existing land pipeline between Russia and Europe that runs through Ukraine, which feels that once Nord Stream 2 is completed, Russia could bypass the European pipeline. यानी मतलब जो ऑलरेडी एक पाइपलाइन है जो कि यूक्रेन से होते हुए जा रहा है, लैंड पाइपलाइन है गैस का, उस यूक्रेन को ये भी डर है कि अगर ये वाला स्ट्रीम चालू हो जाएगा, नॉर्ड स्ट्रीम 2, देन रशिया विल ऑल्सो बाईपास यूक्रेनियन पाइपलाइन, ठीक है। तो कंट्री को जो ट्रांजिट फी मिलती है यूक्रेन की, वो भी इनके हाथ से चली जाएगी। तो ये सारे इश्यूज हैं। तो हमें ध्यान रखना हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या मेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी भी प्रीलिम्स में आएगा। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू व्हाट, कहाँ से कहाँ जा रही है, ठीक है। ये सारा कुछ जो है न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट एक क्या हो जाएगा हमारे लिए, बाल्टिक सी, क्योंकि बाल्टिक सी होती है क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे अगर आते हैं तो 6 यूनेस्को हेरिटेज साइट जो हैं वो इंडिया में ऐड हुए हैं। कहाँ पे? टेंटेटिव लिस्ट में भी ऐड हुए हैं, नॉमिनेट नहीं हुए हैं, ठीक है। दो प्रोसीजर होता है। पहले जो है हमारे यहाँ से जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक लिस्ट भेजेगी, उस लिस्ट में जो लिस्ट के जो भी प्लेसेस को यूनेस्को एक्सेप्ट करेगा वो पहले उसके टेंटेटिव लिस्ट में जाता है। तो 9 टोटल साइट सबमिट किए गए थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें 6 को टेंटेटिव लिस्ट के लिए यूनेस्को ने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो और ये 6 साइट्स हैं कौन कौन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। गंगा घाट्स कहाँ? वाराणसी का। एमपी में कांचीपुरम का टेम्पल और सतपुरा टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र में मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर। कर्नाटका में हिरे बिनाकल मेगालिथिक साइट जो है। और नर्मदा वैली कहाँ? भाडे घाट, लमेटा घाट ऑफ नर्मदा वैली। तो ये 6 साइट्स जो हैं वो भेजे गए थे, मतलब भेजे टोटल 9 साइट्स गए थे, उनमें ये 6 साइट्स को यूनेस्को ने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब यूनेस्को के पास टेंटेटिव लिस्ट में टोटल 48 प्रपोजल्स हो गए हैं इंडिया के। तो आपको इस टेंटेटिव लिस्ट से फिर बाद में लास्टली क्या कर दिया यूनेस्को जो है वो नॉमिनेट कर दिया। तो करेंटली आपको मैं बता दूं कि अभी तक ऑलरेडी 30 इंडिया के कल्चरल साइट्स, 7 नेचुरल साइट्स और एक मिक्स्ड साइट वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। तो टोटल अभी तक ऑलरेडी 38 साइट्स इंडिया के नॉमिनेट हो चुके हैं। तो भेजता कौन है? तो ASI इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर फॉरवर्डिंग द प्रपोजल्स ऑफ यूनेस्को। अब यहाँ पे आपका जो टास्क है वो ये है कि आपको यूनेस्को के जितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में हैं उनका लिस्ट बनाना है, और कैटेगरी वाइज, यानी कि कल्चरल साइट्स कितने हैं, नेचुरल और मिक्स, ठीक, उसका लिस्ट आपको। ये जो आखिरी में आपको एक न्यूज़पेपर कटिंग यहाँ पे मैंने पेस्ट किया था कि NHRC फ्लैग्स
लैक ऑफ कवर फॉर डॉक्टर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट, इट आस्क सेंट्रल दिल्ली गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, न्यूज़ क्यों है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया NHRC है क्या। तो NHRC क्या है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इसका काम क्या है, इसके पावर्स क्या है इसकी जो एडवाइस है वो बाइंडिंग है कि रिकमेंडरी है। तो आपका ये अगला टास्क हो गया, यू हैव टू मेक अ शॉर्ट नोट ऑन NH, ठीक है। तो ये आपका टास्क हो गया। आज का जो हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस था उसमें ये सारी चीज़ें कवर थी। आई होप आपको समझ में आएगा। इसका जो PDF आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कीजिए UPSC उड़ान का, और वहाँ पे क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसका मैंने बात करी थी कल भी, आप लोग उसको जाके वहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ सजेशन अगर है तो वो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए, ठीक है।